सबसे पहले आपको हमेशा जीआईसी करना है। तो अभी मुझे याद है मैं किसी को कह रहा था, बता रहा था कि जूनियर को कि पहले जीआईसी करना, तो क्या है जीआईसी रजिस्ट्रेशन क्यों करनी है। तो भाई जीआईसी का मतलब एक शॉर्ट फॉर्म है ग्रीट इंट्रोड्यूस कंसेंट। उसके अलावा चौथी चीज़, आपको हमेशा एग्जामिनर से मास्क और ग्लव्स मांगने हैं। और पांचवी चीज़, फिर और जो भी ज़रूरी चीज़ें हों उस प्रोसीजर के रिलेटेड वो भी आपको एग्जामिनर से मांगनी है। जो अवेलेबल होंगी वो आपको दे देंगे, जो नहीं होंगी तो आपके एटलीस्ट नंबर काउंट हो जाएंगे कि कोई चीज़ इसने मांगी, यानी कि इसको पता है कि ये चीज़ इसको मांगनी है। इसमें हम मांगेंगे सर कैन आई गेट द माउथ मिरर एंड CPITN प्रोब, जिसको पेरिडोंटल प्रोब कहा जाता है, WHO प्रोब कहा जाता है, और CPITN कम्युनिटी पेरिडोंटल इंडेक्स ऑफ ट्रीटमेंट नीड्स। ये मोस्टली इस्तेमाल एपिडेमियोलॉजी पर्पस के लिए होता है और BP एग्जामिनेशन में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। जॉ को 4 क्वाड्रेंट जैसे होते हैं ना, तो उसमें हमें 6 सेक्सटेंट में डिवाइड करना है। 6 सेक्सटेंट में डिवाइड करना है। अपर में 3, लोअर में 3। अपर के जो 3 सेक्सटेंट है, पहला सेक्सटेंट है 3rd मोलर से लेकर 1st प्रीमोलर तक। सेकंड सेक्सटेंट है कैनाइन टू कैनाइन, और 3rd सेक्सटेंट है फिर वही लेफ्ट 1st प्रीमोलर टू लेफ्ट 3rd मोलर। तो हो गए 3, 2 पोस्टीरियर और 1 पूरा एंटीरियर रीजन। इसी तरह नीचे भी 3 सेक्सटेंट हैं, तो टोटल 6 हो गए। तो ये है CPITN प्रोब है। इसमें क्या होता है, ये बॉल एंडेड टिप आप देख रहे हैं, ये 0.5 मिलीमीटर की होती है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर 2 कलर कोडिंग्स होती हैं। पहली कलर कोडिंग जो होती है वो 3.5 से स्टार्ट होती है, 5.5 पे ख़त्म होती है। और तीसरी बात, जो दूसरी कलर कोडिंग है वो 8.5 पे स्टार्ट होती है, 11.5 पे ख़त्म होती है। तो ये 3 फीचर इस CPITN प्रोब के अंदर होते हैं। या कोई अक्सर स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि हमें हर सेक्सटेंट का क्या एक ही दान करना है या सारे दान करना है। तो उसका जवाब ये है कि हमें सारे दान को एग्जामिन करना है एक्सेप्ट 3rd मोलर्स। उसके अलावा सबको करना है। ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन में एक दांत उठा के आपने उसकी कर ली। अब एक सवाल जहन में और भी स्टूडेंट्स के आता है कि अच्छा एक सेक्शन के सारे दांतों की करनी है तो क्या स्कोर किसका नोट करना है, क्योंकि स्कोर तो पूरे सेक्शन को एक ही दिया जाता है। तो इसका जवाब ये है कि मिसाल एक दांत का एक सेक्शन में 1 आया, एक का 2 आया, एक का 3 आया, तो जो हाईएस्ट रीडिंग उस सेक्शन की होगी वो रिप्रेजेंट करेगी उस सेक्शन को। तो आपने एक साइड से शुरू करना है और ऐसे फिर वॉक करके लेके जाना है, ठीक है, जैसे वॉक। और आपने जब प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ना, वो 20 to 25 का प्रेशर एक्सर्ट करना, मतलब ज़्यादा प्रेशर इन शॉर्ट एक्सर्ट नहीं करना, आपको एक लिमिटेड अपनी फोर्स रखनी है। और याद रखें ये जो फिंगर होती है 3rd वाली, इसको आपको हमेशा एज अ फिंगर रेस्ट सपोर्ट यूज़ करना है और 3 फिंगर आपको पकड़ने के लिए यूज़ करनी है। अक्सर लोग ऐसे करते, तो ऐसे नहीं करना, ये भी गलत है। फिंगर रेस्ट लेना इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आप इन चीज़ें इसमें क्राइटेरिया में आती हैं। नंबर 1, ब्लीडिंग है कि नहीं है। नंबर 2, क्या प्लाक या प्लाक रिटेंटिव फैक्टर्स हैं कि नहीं है। और नंबर 3, पॉकेट की डेप्थ कितनी है। अगर हमने ऐसे किया इसको मूव और ना इन तीनों में से कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई तो स्कोर हो गया 0। अगर हमने वॉकिंग टेक्निक की और गम्स में थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई, इसको और ब्लीडिंग हुई, और जबकि बाकी 2 फैक्टर्स नज़र नहीं आए, यानी कोई पॉकेट नहीं था, कोई कैलकुलस वगैरह नहीं था, तो इसको कहेंगे रीडिंग नंबर 1। जो हमारा कलर कोडिंग है 3.5 to 5.5 विजिबल है, इसका मतलब पॉकेट डेप्थ लेस देन 3.5 है, तो ये फैक्टर तो काउंट नहीं हुआ। लेकिन प्लाक भी है, ब्लीडिंग भी है, तो इसको स्कोर 2 कहा जाएगा, यानी 2 फैक्टर इसके अंदर मौजूद हैं। या ओवरहैंग है, ओवरहैंग भी प्लाक रिटेंटिव फैक्टर में आता है।
इस तरह किया, आधा जो कलर कोडिंग है वो छुप चुकी है और आधी कलर कोडिंग नज़र आ रही है। मतलब जो 3.5 to 5.5 मिलीमीटर वाली कलर कोडिंग थी वो आधा ब्लैक सर्कस के अंदर चला गया जैसे अभी आप देख रहे हैं, और आधा सर्कस के बाहर है। तो इसको कहेंगे पॉकेट डेप्थ मोर देन 3.5 मिलीमीटर एंड लेस देन 5.5 मिलीमीटर। तो इसको स्कोर 3 कहा जाएगा। लेकिन अगर पूरा ब्लैक बैंड छुप गया, सर्कस के अंदर चला गया, पॉकेट के अंदर चला गया, तो इसको कहेंगे कि पॉकेट की डेप्थ मोर देन 5.5 मिलीमीटर, क्योंकि पूरी कलर कोडिंग पहली वाली छुप चुकी है। तो इसको स्कोर 4 दिया जाएगा। और उसका बेसिकली मकसद होता है फर्केशन इन्वॉल्वमेंट। तो फर्केशन आपको सारे दांतों की चेक नहीं करनी, ऑब्वियसली जहाँ जहाँ फर्केशन होगी। तो लोअर में 2 रूट्स होती हैं, तो लोअर मोलर्स के बक्कल और लोअर मोलर्स के लिंगुअल पे चेक करनी है, जबकि अपर मोलर्स के सिर्फ आपको बक्कल में चेक करनी है, क्योंकि उसके पैलेटली एक ही रूट होती है कि अगर 1 स्कोर है तो ठीक हो गया, 2 स्कोर है तो ठीक हो गया। लेकिन अगर किसी सेक्सटेंट का स्कोर 3 आ रहा है, अगर 3 आ रहा है तो उस पर्टिकुलर सेक्सटेंट के सारे दांतों की 6 पॉइंट पॉकेट मेजरमेंट की जाएगी। जैसे आप नॉर्मली जो आप पेरियो पोस्टिंग में भी करते थे कि मीजियोफेशियल, मिड फेशियल, डिस्टोफेशियल और इसी तरह लिंगुअल भी, पैलेटली भी 3 साइड करनी है। इसको कहते हैं 6 पॉइंट पॉकेट मेजरमेंट, और उस सेक्सटेंट के सारे दांतों की 6 पॉइंट मेजरमेंट आपको करनी है। आप विलियम्स प्रोब भी उसके लिए इस्तेमाल। अलावा अगर स्कोर 4 आ गया तो इसका मतलब यह है कि आपको ना सिर्फ सेक्सटेंट के दांत बल्कि सारे दांतों की 6 पॉइंट पॉकेट मेजरमेंट करनी है। अब जैसे इस सेक्सटेंट में हाईएस्ट रीडिंग 2 थी तो हमने 2 लिख दिया, इसमें हाईएस्ट ही 1 थी तो 1 लिख दिया, इसमें 3 तो 3 और इसमें 4 to 4। अगर मिसाल हम इस 4 तो सबसे हाईएस्ट है, तो अगर हम मिसाल हमने कैनाइन किया, कैनाइन का स्कोर आया 2, फिर हमने लेटरल इंसाइजर किया, उसका स्कोर 4 आ गया, तो फिर हम बाकी दांत अगर ना भी करें तो हम डायरेक्ट 4 यहाँ लिख दें तो भी ठीक है। लेकिन कुछ ऑथर्स कहते हैं कि बेहतर है फिर भी सारे दांतों को उस वॉकिंग टेक्निक के थ्रू किया जाए। इस डैश का मतलब क्या है? इस डैश का मतलब ये है कि उस सेक्सटेंट में या तो कोई दांत ही नहीं या सिर्फ एक दांत है, तो एटलीस्ट 2 दांत होने चाहिए सेक्सटेंट के लिए क्वालिफाई करने के लिए। और मिसाल अगर इसमें सिर्फ एक दांत है तो एक दांत इसमें काउंट होगा, इस सेक्सटेंट के अंदर काउंट होगा। इसका मतलब ये है कि फर्केशन इन्वॉल्वमेंट है। अगर 0 है तो ऑब्वियसली कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। अगर 1 है यानी कि सिर्फ ब्लीडिंग है तो आपको पेशेंट को ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस देने हैं। अगर 2 है यानी साथ में प्लाक भी है या प्लाक रिटेंटिव फैक्टर्स भी है तो आपको स्केलिंग के लिए भी जाना है ताकि और उसके बाद ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस भी देना है। लेकिन अगर 3 है यानी पॉकेट बिटवीन 3.5 to 5.5 है तो आपको साथ में रूट सरफेस रीब्राइडमेंट भी ऐड करनी है इन एडिशन टू अबव ट्रीटमेंट ऑप्शंस। और स्कोर अगर 4 या फर्केशन इन्वॉल्वमेंट है तो फिर आपको इन सारी ट्रीटमेंट के साथ कॉम्प्लेक्स पेरियोडोंटल प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़ेगा या आप रेफर कर सकते हो एक पेरियोडोंटिस्ट की तरफ। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर काफ़ी हद तक हो गए होंगे एंड ऑल द बेस्ट फॉर द टॉक्स एग्जामिनेशन। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।